तो 15 जून को हमने कुछ क्वेश्चन आपको दिए थे जिनका आंसर आपको फाइंड आउट करना था सिस्टम पे रन करके। इनको मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि कैसे ये वर्क करते हैं। तो ये क्वेश्चंस कैंपस में भी आपको हेल्प करेंगे। अब पहले क्वेश्चन में एक वेरिएबल रखा था a, जिसको हमने रखा था 5। हम जानते हैं कि वेरिएबल्स को मेमोरी में कहीं ना कहीं एड्रेस मिलती है। तो मान लीजिए कि इसकी एड्रेस है 100। हमने एक और वेरिएबल बनाया b। अब b की भी मेमोरी में कहीं ना कहीं एड्रेस होगी, जैसे 104। लेकिन हम b की वैल्यू क्या चाहते हैं? हम b की चाहते हैं वही वैल्यू जो a की वैल्यू, तो b की वैल्यू भी 5 हो गई। अब हम किस में प्लस प्लस कर रहे हैं? हम प्लस प्लस कर रहे हैं b में। अब क्योंकि हम b में प्लस प्लस कर रहे हैं, इस कारण से b की वैल्यू बढ़ जाएगी और b की वैल्यू हो जाएगी 6। तो जब हम आंसर की बात करेंगे तो इसका आंसर आएगा A5 B6। ए अनअफेक्टेड रहा क्योंकि जो भी हमने चेंजेस किए वो चेंजेस हमने बी में किए थे, ना कि ए में। तो ए अनअफेक्टेड है, बी अफेक्ट हो गया। अब कुछ दिन पहले मैंने आपको पढ़ाया था रेफरेंस वेरिएबल, तो ये रिप्रेजेंट करता है रेफरेंस को। और हम जानते हैं कि रेफरेंस का मतलब है लिंक। तो इस वाले केस में क्या हुआ, यहाँ पे एक वैल्यू बना ए जिसकी वैल्यू थी 5। एड्रेस हम 100 मान लेते हैं। हम एक रेफरेंस वैल्यू बना रहे हैं बी, लेकिन बी की नई कॉपी नहीं बनेगी, बी इसी को ही रेफर करेगा। अब क्योंकि बी इसी को ही रेफर कर रहा है तो हमने प्लस प्लस ऑपरेशन परफॉर्म किया। अब क्योंकि अलग से कोई कॉपी नहीं बनी, तो जो भी हम चेंजेस करेंगे वो ओरिजिनल वैल्यू को जाके अफेक्ट कर जाएगा, जिस कारण से हमें इसका आंसर मिलेगा AB6 और BB6। तो यहाँ पे जो मेन डिफरेंस है वो यहाँ पे था कि B एक अलग वेरिएबल था, यहाँ पे B A को ही रेफर कर रहा है। अब यहाँ पे भी रेफरेंस है, लेकिन आगे हमने कांस्टेंट लगा दिया है। और हम जानते हैं कि जब कांस्टेंट लग जाता है तो ये रीड ऑनली बन जाता है, जिस कारण से इस क्वेश्चन में एरर आ जाएगा। और कौन सी लाइन में एरर आएगा? इस वाली लाइन में एरर आ जाएगा। क्योंकि हम उस रेफरेंस को चेंज नहीं कर सकते जिसको हमने कांस्टेंट डिफाइन किया हुआ हो। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर डी और ई की। यहाँ हमने एक वेरिएबल बनाया ए जिसकी वैल्यू थी 5, जिसकी एड्रेस थी 100। रियल लाइफ में एड्रेस डिफरेंट भी हो सकती है। अब जब भी किसी वेरिएबल के आगे स्टार लग जाए तो उसे पॉइंटर कहा जाता है। पॉइंटर एक स्पेशल वेरिएबल होता है जो एड्रेसेस को स्टोर करता है। तो यहाँ पे एक वेरिएबल बी बन गया और वेरिएबल बी के अंदर 100 आ गया। और 100 क्या है दोस्तों? एड्रेस है। इट पॉइंट्स टू एड्रेस ऑफ ए। अब दोस्तों हम बी प्लस प्लस नहीं कर रहे हैं, हम लिख रहे हैं स्टार बी प्लस प्लस। तो स्टार बी का मतलब है बी जैसे पॉइंट कर रहा है। स्टार बी को हम पढ़ते हैं इनडायरेक्शन। और हम लिख रहे हैं स्टार बी में प्लस प्लस। तो जब हम स्टार बी में प्लस प्लस करेंगे तो टेक्निकली ए में प्लस प्लस हो जाएगा। अब हम सिस्टम से पूछ रहे हैं कि ए कितना आएगा और बी कितना आएगा। तो हमें इसका आंसर मिला था कि ए बी 6 है और बी भी 6 है। अब हम इस क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर हमने कांस्टेंट लगा दिया है। अब क्योंकि हमने कांस्टेंट लगा तो रीड ऑनली बन गया।
हम सिस्टम से कह रहे हैं कि सिस्टम इसमें चेंजेस पॉसिबल ना हो, तो इस लाइन में एरर आ जाएगा। तो आउट ऑफ 5 क्वेश्चंस 3 क्वेश्चंस में रिजल्ट आया था और 2 क्वेश्चन जिसमें कांस्टेंट यूज किया था उनमें एरर आया था। रिकर्जन में आज हम डिस्कशन करना चाहेंगे फिबोनाची सीरीज के बारे में। तो हमने फिबोनाची सीरीज के बारे में कुछ समय पहले पढ़ा था। फर्स्ट टू टर्म्स आर फिक्स्ड with value 0 and 1. Successive terms are addition of its previous two terms. तो यहां पे मैं लिख रहा हूं n और यहां मैं लिख रहा हूं f of n। तो पहली वैल्यू इसकी आती है 0, फिर 1, फिर आपस में सक्सेसिव टर्म्स का एडिशन, तो इन दोनों टर्म्स का एडिशन आएगा 1, फिर इन दोनों टर्म्स का एडिशन आएगा 2, इन दोनों टर्म्स का एडिशन आएगा 3, फिर इन दोनों टर्म्स का एडिशन आएगा 5, तो नेक्स्ट टर्म 5 हो जाएगी, फिर इन दोनों टर्म्स का एडिशन 8। इससे इनफाइनाइटली सीरीज चलती रहेगी। ये एक इनफाइनाइट सीरीज है, लेकिन हम इसे n टर्म्स तक बनाएंगे। तो अब यहाँ पे n 0 से शुरू होता है दोस्तों। n 0 पे 0 आता है, n 1 पे 1 आता है, देन 2, 3, 4, ये 5th टर्म है और ये 6th टर्म है। क्योंकि हम 0 से नंबरिंग कर रहे हैं तो ये n-1th टर्म है। अब इसको मैथमेटिकली हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इसको मैं मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मैं n इक्वल टू 4 के लिए आप लोगों को समझाऊंगा कि इसने कैसे काम किया। तो सबसे पहले तो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन की एक फंक्शन है, जिस वजह से फैक्टोरियल को एक नंबर चाहिए, वैसे ही फिबोनाची सीरीज को भी एक नंबर n चाहिए। अब जैसा कि हम देख रहे हैं कि जब n 0 था तो हमें 0 मिल रहा था, तो अगर n 0 है तो 0 मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट टर्म है और ये सेकंड टर्म है। तो रूल कहता है कि फर्स्ट टू टर्म्स फिक्स है, 0 और 1। तो अगर n 1 है तो हमें 1 मिलेगा, लेकिन अगर n ग्रेटर देन 1 है दोस्तों तो दो सक्सेसिव टर्म्स का एडिशन। तो अगर मैं n हूं तो मुझसे 2 पीछे कहलाएगा n-2 और मुझसे 1 पीछे कहलाएगा n-1। और जैसा कि हम जानते हैं कि जब फंक्शन अपने आप को ही कॉल करता है तो उसे हम रिकर्जन कहते हैं। तो यहाँ पे फंक्शन अपने आप को ही कॉल कर रहा है। अब ये लीनियर रिकर्जन नहीं है, ये बाइनरी रिकर्जन है। क्यों? क्योंकि फंक्शन अपने आप को ही 2 बार कॉल कर रहा है। बस अब हमें इसका फिगर ड्रॉ करना है n इक्वल टू 4 के लिए। तो वैल्यू पास की गई 4। ये ना ही 0 है ना ही 1, ये ग्रेटर देन 1 है। तो रूल कहता है ये 2 पार्ट में ब्रेक होगा। n-2 तो 4-2 यानी 2 प्लस 4-1 यानी 3। तो F4 2 पार्ट में ब्रेक हो गया, F2 और F3। अब फिर से n की नई वैल्यू हो गई 2। ना ही वो 0 है ना ही 1, ये ग्रेटर देन 1 है, तो ये 2 पार्ट में ब्रेक होगा। n-2 तो 2-2 0 प्लस 2-1 यानी 1। इसी तरह से ये ब्रेक होगा n-2 में प्लस n-1 में।
यहाँ पे वैल्यू 0 हो चुकी है और हम जानते हैं कि 0 पे 0 आना चाहिए, तो 0 आ जाएगा। 1 पे 1 आता है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ भी 1 आ जाएगा। लेकिन हम जानते हैं कि F2 फिफ्थ ब्रेक होगा F0 प्लस F1 में, और हम जानते हैं कि 0 पे 0 मिलना है और 1 पे 1 मिलना है। तो अल्टीमेटली हम काउंट करें, हमें कितने 1 मिले हैं। तो यहाँ हमें 0 मिला था, यहाँ 1 मिला था, तो टोटल अगर हम काउंटिंग करें तो 1, 2 और 3, इसका से आंसर है 3, और जो कि हम यहाँ से भी प्रूव कर सकते हैं कि जब हमने n इक्वल टू 4 रखा था तो आंसर 3 आया था। अब ये रिकर्जन का टाइप कैसा है? इस रिकर्जन के टाइप का है, एक तो डायरेक्ट रिकर्जन क्योंकि फंक्शन अपने आप को ही कॉल कर रहा है, दूसरा ये लीनियर रिकर्जन नहीं, ये बाइनरी या ट्री रिकर्जन है। तो कभी कभी आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि बाइनरी या ट्री रिकर्जन का एग्जाम्पल समझाएं। सो फिबोनाची सीरीज एग्जाम्पल ऑफ ट्री और बाइनरी रिकर्जन। तो अब हम इसका प्रोग्राम बनाना चाहेंगे। हमने कुछ दिन पहले पढ़ा था कि अगर हम फंक्शन डेफिनेशन डायरेक्टली दे दें बिफोर मीन, तो उस केस में नो नीड ऑफ फंक्शन डिक्लेरेशन। हालांकि मैं पहले डिक्लेरेशन और बाद में डेफिनेशन दे सकता हूँ, लेकिन यहाँ मैं डायरेक्टली डेफिनेशन देना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले फंक्शन का नाम सोचा जाता, तो हमने फिगर में f माना था, लेकिन एग्जाम में f ना लिख के मैं कुछ नाम दूंगा जैसे फिबोनाची, मीनिंगफुल नेम। फिर हम सोचते हैं पैरामीटर, तो उसे एक पैरामीटर इंटीजर n चाहिए, एंड इट इज गिविंग इंटीजर वैल्यू, तो उसका रिटर्न टाइप इंटीजर है। तो पहले फंक्शन का हमने नाम सोचा, फिर हमने सोचा कि उसे पैरामीटर क्या चाहिए, और सबसे लास्ट में सोचा कि वो रिटर्न क्या करेगा, तो रिटर्न करेगा एक इंटीजर वैल्यू। अब हमें रूल्स अप्लाई करने, तो रूल क्या कह रहा है, n 0 तो 0, n 1 हो तो 1। तो हम लिखेंगे इफ n एग्जैक्टली इक्वल टू 0 और n एग्जैक्टली इक्वल टू 1, तो रिटर्न n। देखिए सिंपल सा मैथमेटिक्स है कि अगर हमने 0 इनपुट किया तो n 0 के बराबर है, तो 0 रिटर्न होगा, और अगर n 1 है तो 1 रिटर्न होगा। हमारे कई फ्रेंड ऐसे प्रोग्रामिंग करते हैं, हम चाहते तो ऐसा भी कर सकते थे, इफ n एग्जैक्टली इक्वल टू 0 तो रिटर्न 0, एल्स इफ n एग्जैक्टली इक्वल टू 1 तो रिटर्न 1। तो अगर आप ऐसे करना चाहें तो ऐसे भी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, लेकिन मैं ऐसा प्रेफर कर रहा हूँ। अच्छा, बाकी कंडीशन क्या है, अगर n ग्रेटर देन 1 है तो एल्स इफ n ग्रेटर देन 1 तो रिटर्न जो भी फंक्शन का नाम होता है, यहाँ पर हमने f माना था लेकिन यहाँ पर हमने फिबोनाची माना है, तो हमें लिखना पड़ेगा रिटर्न फिबोनाची ऑफ n माइनस 2 प्लस फिबोनाची ऑफ n माइनस 1। तो ये रिकर्सिव पार्ट हो गया। हम जानते हैं कि प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन मेन से शुरू होता है, तो वी हैव टू क्रिएट अ मेन फंक्शन। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे सीरीज आ रही थी दोस्तों, कितनी टर्म्स यहाँ पे काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 टर्म्स हैं। सो वी रिक्वायर अ वेरिएबल टू आस्क फॉर नंबर ऑफ टर्म्स। तो हम यूजर को एक मैसेज दे रहे हैं, प्रिंट एफ एंटर नंबर ऑफ टर्म्स टू प्रिंट, क्योंकि अगर हम नंबर ऑफ टर्म्स नहीं कहेंगे तो बस एक ही वैल्यू प्रिंट होगी, जबकि हम सभी वैल्यू प्रिंट करना चाहेंगे, और नंबर ऑफ टर्म्स हम m में ले लेते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि यहाँ पे सीरीज कहाँ से शुरू होती है, 0 से। तो हम एक लूप चलाएंगे n का, फॉर n इक्वल टू 0 से लेके n लेस देन m,
n प्लस प्लस टू जनरेट सीरीज। अगर आप सीरीज में इंटरेस्टेड नहीं है तो उसके इसमें लूप की जरूरत नहीं है, और हम लिख रहे हैं प्रिंट एफ %d स्लैश टी से गैप आ जाएगा, और क्या प्रिंट करना चाहेंगे, फिबोनाची ऑफ n। तो हम सभी जानते हैं कि n की वैल्यू रहेगी 0, तो फिबोनाची ऑफ 0 प्रिंट हो जाएगा, फिर n की हो जाएगी 1, तो फिबोनाची ऑफ 1 प्रिंट होगा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, इससे सीरीज प्रिंट हो जाएगी, और फिर रिटर्न 0। अब इस प्रोग्राम को हम एक्सिक्यूट करना चाहेंगे, कंपाइल, और इसे करते हैं रन। मुझसे नंबर ऑफ टर्म्स पूछेगी, मैंने कहा 6 टर्म्स। तो देखिए आपको यहाँ पे 6 टर्म्स प्रिंट हो रही हैं कि पहली टर्म 0 थी, फिर 1, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 5। इससे सीरीज हमें प्रिंट होकर मिल गई है। अब मेरे किसी फ्रेंड ने कहा सर आप लूप हटा के दिखाइए, तो मैं लूप हटा देता हूँ। उस केस में एक ही वैल्यू प्रिंट होगी, जैसे आप में से m की जगह n कर देता हूँ, तो उस केस में एक ही वैल्यू प्रिंट होगी। जैसे मैंने कहा 4, तो फोर्थ टर्म की वैल्यू आएगी, तो फोर्थ टर्म की वैल्यू 3 है। तो अगर आपको एक ही टर्म निकालनी हो तो उस केस में लूप की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको मल्टीपल टर्म जनरेट करनी है देन यू हैव टू यूज लूप, जिस कारण से मैंने एक एक्स्ट्रा वेरिएबल m दिया था। टू डू इट होम, in above code use conditional operator, that is condition true false in place of if else। कुछ दिन पहले आपको याद होगा मैंने आपको सिखाया था कि कैसे हम कंडीशनल ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। सेकंड, डिजाइन program for Fibonacci series। यूजिंग रिकर्जन, ये भी मैं पढ़ा चुका हूँ दोस्तों को। तो जब मैं आप लोगों को लूप पढ़ रहा था तब मैं आपको फिबोनाची सीरीज भी सिखाई थी। बस सिंपल सा रूल क्या है दोस्तों कि n अगर 0 होगा तो 0 आएगा, n 1 होगा तो 1 आएगा, अगर n 2 है तो 1 आएगा, लेकिन अगर n ग्रेटर देन 2 है तो उस केस में आएगा दोस्तों को f ऑफ n-3 प्लस f ऑफ n-2 प्लस f ऑफ n-1। तो जिस फ्रेंड को फिबोनाची सीरीज का प्रोग्राम आता है वो सिंपली एक एक्स्ट्रा कंडीशन ऐड करके फिबोनाची सीरीज भी डिजाइन कर सकता है। और तीसरा मैं होमवर्क क्या चाहूंगा दोस्तों के लिए, इन फैक्टोरियल प्रोग्राम covered on 17th June make change so that it finds summation of n terms। ये भी मैं अपने दोस्तों को पहले पढ़ा चुका हूँ। जब मैंने पहले लूप पढ़ाया था तो मैंने आपको आइडेंटिटी वैल्यू का रूल सिखाया था कि मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी वैल्यू होती है 1 और एडिशन की 0।
तो फैक्टोरियल में क्या होता है दोस्तों, n इंटू एन माइनस वन, जबकि सबमिशन में क्या होता है, आपस में टर्म्स ऐड होती हैं। तो सिंपली जो प्रोग्राम फैक्टोरियल का था वही प्रोग्राम सबमिशन का भी बन सकता है। आप लोगों की मैं हेल्प करना चाह रहा हूँ एक छोटे से फिगर को समझा के कि सबमिशन ऑफ एन का लॉजिक क्या होता है। अगर हमें कोई एन जीरो दे दे तो हमें आंसर जीरो मिलता है, अगर कोई वैल्यू वन दे दे तो वन मिलता है, लेकिन अगर वो ग्रेटर देन वन है दोस्तों तो हो जाता है एन प्लस एफ ऑफ एन माइनस वन। तो जहां पहले मल्टीप्लिकेशन हुआ करता था वहां पे एडिशन आ गया। जैसे मुझे 5 तक का वैल्यू का सम करना है तो ये हो जाएगा 5 प्लस एफ ऑफ 4, ये हो जाएगा 4 प्लस एफ ऑफ 3, ये हो जाएगा 3 प्लस एफ ऑफ 2, और ये हो जाएगा 2 प्लस एफ ऑफ 1। लेकिन जैसा कि अपने फिगर में देखा था कि अगर एन वन है तो हमें वन मिलता है, तो इसका वैल्यू वन मिलेगा। तो 2 प्लस वन, यहाँ तक वैल्यू 3 आ गई। अब 3 प्लस 3 6, और 4 प्लस 6 10, और 10 प्लस 5 15। तो अल्टीमेटली अगर आप काउंट करेंगे तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 बिकम्स 15। कोई टीचर में इतना समझा दे तो उस केस में प्रोग्रामिंग करना हमेशा आसान होती है। हमें समझना है दोस्तों कि कैसे रिकर्जन की मदद से किसी डेसिमल वैल्यू को बाइनरी वैल्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लिए हमें स्कूल लाइफ में चलना होगा। स्कूल लाइफ में कुछ ऐसे पढ़ाया जाता था, हमें एक नंबर दिया जाता था जैसे 13, और फिर लिखा होता था बेस 10, फिर इक्वल टू, फिर ब्रैकेट दिया रहता था और लिखा होता था बाइनरी में। तो गिवन बेस से 10 और कन्वर्ट करना है बाइनरी में बेस 2 में। तो टीचर्स ने हमें सिखाया था कि जिसमें कन्वर्ट करना है उसे डिवाइड करते जाओ। तो हमने 13 को डिवाइड किया 2 से दोस्तों, 2 6 या 12, और यहाँ पे रिमाइंडर नोट कर लेते हैं हम लोग। तो 2 6 या 12, तो रिमाइंडर 1 बच गया। फिर से 2 से डिवाइड करेंगे 6 को, तो 2 3 या 6, रिमाइंडर 0, 2 1 जा 2, तो रिमाइंडर 1 बच गया। अब हम 1 को डिवाइड करें 2 से, तो 1 0 या 0, तो रिमाइंडर 1 आएगा दोस्तों। तो यहाँ पे रिमाइंडर 1 आया। अब हम आंसर को लास्ट में ऐसे लिखते थे, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो हमें इसका आंसर मिलता था 1 1 0 1। अब देखिए इसको हम एक फंक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये एक फंक्शन है, ये एक फंक्शन है दोस्तों जिसमें रूल है कि n नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। हर बार हम फाइंड करते हैं रिमाइंडर, तो रिमाइंडर का फॉर्मूला है n% 2, और फिर से हम रिकर्जन परफॉर्म करते हैं n/2 पे, यानी जो ऑपरेशन n पे परफॉर्म हुआ वही ऑपरेशन n/2 पे। तो यहाँ पे रिकर्जन हो गया, और जब पूरा रिकर्जन कंप्लीट हो जाता था तो लास्ट में प्रिंट करवाते थे रिमाइंडर को। बस एक बार हमें इस फॉर्म में समझ में आ गया तो प्रोग्रामिंग हमेशा आसान हो जाती है। तो चलिए इसको देखिए कैसे ये वर्क करता है, हाउ इट वर्क्स। तो जैसे मुझे F13 दिया गया, F13 में यहाँ से सॉल्व करके दिखा रहा हूँ दोस्तों को। हमें F13 दिया गया, तो अभी नॉट इक्वल टू 0 है, हमें रिमाइंडर फाइंड करना होगा। तो रिमाइंडर आएगा 13% 2, जो कि आता है 1।
हमें अप्लाई करना है n/2 पे, तो हम जानते हैं कि हमारी सी लैंग्वेज में 13/2 6.5 नहीं, केवल 6 आएगा, तो वही रूल हमें 6 पे अप्लाई करना है। फिर से रिमाइंडर फाइंड होगा, तो r इक्वल टू 6% 2 जो कि 0 आता है, फिर 6/2 हो जाएगा, तो हम जानते हैं कि 6/2 कितना आता है 3, तो वही ऑपरेशन f(3) पे परफॉर्म होगा, और फिर से रिमाइंडर फाइंड होगा जो कि 1 आएगा। अब हमें परफॉर्म करें 3/2 पे, जो कि 1 आएगा, क्योंकि 1.5 की जगह इंटीजर वैल्यू आएगी 1, तो f(1) पे ऑपरेशन परफॉर्म होगा। r इक्वल टू 1% टू 1 आता है। अब 1/2, हालांकि 0.5 होता है, लेकिन इंटीजर वैल्यू 0, और जैसे ही 0 मिला तो स्टॉप हो गए, क्योंकि हमने कहा था कि लॉजिक तब तक अप्लाई करना है जब तक कि नॉट इक्वल टू 0। अब हम जानते हैं कि रिकर्जन की खासियत है लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो पहले ये बाहर आएगा, फिर ये बाहर आएगा, फिर ये वाली वैल्यू बाहर आएगी, और फिर ये वाली वैल्यू बाहर आएगी, तो ये वैल्यूज प्रिंट हो जाएंगी। तो देखिए क्या प्रिंट हुआ, यहाँ पे प्रिंट हुआ 1 1 0 1, और ये आंसर दोनों मैच कर गए। ये रिकर्जन डायरेक्ट रिकर्जन है और टेल रिकर्जन है, क्योंकि यहाँ पे लीनियर टेल बनती जा रही है। तो इससे हम किसी भी डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अब जैसे मैंने आपको होमवर्क दिया है बेस 8 और बेस 16, जो प्रोग्राम बाइनरी का है वही प्रोग्राम ऑक्टल का है। बस आपको करना क्या पड़ेगा, घर में जहां मैं डिवाइड बाई 2 कराऊं को डिवाइड बाई 8 करना पड़ेगा। तो इतना तो आप कर ही सकते हैं। ऐसे जब मैंने अपने दोस्तों को हेक्साडेसिमल कहा, तो हेक्साडेसिमल में 8 से नहीं 16 से डिवाइड करना, तो टेक्निकली प्रोग्राम तीनों का सेम रहेगा, बस आपको बाइनरी कहा जाए तो 2 से डिवाइड करना है, ऑक्टल कहा जाए तो 8 से डिवाइड करना है, और अगर हेक्साडेसिमल कहा जाए तो 16 से डिवाइड करना है। बाकी प्रोग्राम एज इट इज रहेगा। तो आप सभी से मैं उम्मीद करूंगा कि घर में आप इसे ऑक्टल और हेक्स में भी कन्वर्ट कर पाएंगे। हालांकि हेक्स में रूल होते हैं, हिंट फॉर डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। दोस्तों, अगर रिमाइंडर जो है लेस देन 10 बचा है, तो डायरेक्टली रिमाइंडर को प्रिंट करेंगे। लेकिन परेशानी क्या है कि हेक्साडेसिमल में रिमाइंडर बचता है 0 से 15 तक। रिमाइंडर कैन बी 0 to 15। अब जिन फ्रेंड ने स्कूल लाइफ में हेक्साडेसिमल पढ़ा है वो जानते हैं कि हेक्साडेसिमल में 0 से लेकर 9 तक तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दोस्तों 10 को हम कहते हैं ए, ऐसे 11 को कहते हैं बी, ऐसे चलते 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 हम 15 को कहते हैं एफ। तो कंक्लूजन निकला कि आपको कंडीशन देनी पड़ेगी कि कहीं रिमाइंडर 10 तो नहीं है। अगर रिमाइंडर 10 है तो ए प्रिंट हो, एल्स इफ अगर रिमाइंडर 11 है तो बी प्रिंट हो। इससे चलते चलते आप लोगों को 15 तक कंडीशन देनी होगी। हालांकि इसको हम और इम्प्रूव कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप लोग घर में सोचें कि कैसे इसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो बाइनरी में डायरेक्टली प्रिंट कर दिया हमने आर को, लेकिन हेक्साडेसिमल में डायरेक्टली प्रिंट नहीं करेंगे। हेक्साडेसिमल में यू हैव टू अप्लाई अ कंडीशन। तो समय आ चुका है कि मैं प्रोग्राम बनाऊं डेसिमल टू बाइनरी यूजिंग रिकर्जन। डायरेक्टली मैं यहाँ पे मैं फंक्शन की डेफिनेशन दे रहा हूँ। तो फंक्शन का नाम है
D2B, D2B मीन्स डेसिमल टू बाइनरी, जिसमें हमें एक नंबर भेजना है n, यहाँ मैं प्रिंट करवा रहा हूँ, इसलिए रिटर्न की जरूरत नहीं है। और हम जानते कि वॉइड का मतलब है फंक्शन डू नॉट रिटर्न ए वैल्यू, तो यहाँ मैं वैल्यू रिटर्न नहीं करवाना चाह रहा। अब रूल अप्लाई करें तो रूल क्या कह रहा है, n नॉट इक्वल टू जीरो, इफ n नॉट इक्वल टू जीरो तभी रूल अप्लाई करने हैं। तो हमें फाइंड करना है रिमाइंडर, तो रिमाइंडर का फॉर्मूला है int remainder इक्वल टू n%2। आप लोगों को घर में क्या करना है, r इक्वल टू n%8 करना है और r इक्वल टू n%16 करना है। अच्छा, फिर आगे रूल क्या लिखा है, हमें फंक्शन को फिर से कॉल करना है, तो फंक्शन का नाम है D2B, तो हमने फिर से D2B फंक्शन को कॉल किया n/2 के साथ, रिकर्सिव कॉल, और सबसे लास्ट में उसको प्रिंट करवाना है, तो प्रिंट करवा लेते हैं। तो यहाँ पे हमने कहा प्रिंट, और किससे प्रिंट करना है, r को, डिस्प्ले रिमाइंडर वैल्यू। अब हमें मेन प्रोग्राम बनाना है। जिसमें यूजर से कहेंगे एंटर अ नंबर, एंटर अ नंबर, तो यूजर को एक नंबर इनपुट करना होगा, जो कि हम इनपुट करवाएंगे n नाम की एक वेरिएबल में, और सिंपली फंक्शन कॉल करेंगे D2B। अब घर में जब आप प्रोग्रामिंग करेंगे तो डेसिमल टू ऑक्टल का नाम D2O दे दीजिएगा, और डेसिमल टू हेक्साडेसिमल का नाम दीजिएगा D2H। तो यहाँ पे मैं D2B को कॉल कर रहा हूँ, तो ये फंक्शन कॉल कहलाता है। अब रिटर्न 0। अभी प्रोग्राम तैयार है, इसको कॉपी कर लेते हैं और सेव कर लेते हैं। इसे कंपाइल किया जाए, सब कुछ हो गया। अब इसे रन करते हैं। मुझसे एक नंबर पूछा गया, तुमने कहा 13, और जैसे कि मैं देखा था कि 13 का आंसर क्या था, 101। हम कोई बड़ा नंबर भी ट्राई कर सकते हैं, जैसे 255। 255 में मेरे हिसाब से 8 टाइम्स 1 आना चाहिए। अगर हम काउंटिंग करें तो 8 टाइम्स 1 हमें मिलने चाहिए। अब देखते 3 4 5 6 7 8, तो 8 टाइम्स हमें 1 मिल रहा है। इसी तरह से मैं कह रहा हूँ दोस्तों 128, तो 128 के केस में 7th बिट पे आना चाहिए 1, बाकी सभी बिट पे 0 आना चाहिए। तो 7th बिट इज 1, बाकी सभी पे 0। अब देखिए 7th बिट यहाँ पे 1 है, बाकी सभी पोजीशंस पे 0 है, जो कि प्रूव कर रहा है कि मेरा प्रोग्राम प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है। तो अब हम सीखेंगे ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर और लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लायर। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, लेट वी हैव टू नंबर्स m and n, then m cross n is equal to GCD into LCM, यानी दो नंबर्स का प्रोडक्ट हमेशा GCD into LCM के बराबर होता है। देयरफॉर अगर हमें LCM निकालना है तो LCM इक्वल टू m into n अपॉन GCD। कैंपस में क्वेश्चन इसलिए आता है
कि एलसीएम निकालने के लिए कोई अलग से प्रोग्राम नहीं बनेगा, हमें नंबर का जीसीडी निकालना होगा और नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करके जीसीडी से डिवाइड कर देंगे तो एलसीएम निकल आएगा। अब ये कैसे काम करता है ये हमें एक फिगर से समझना पड़ेगा। हम सभी जानते हैं कि मैथमेटिक्स में बहुत सारे मैथमेटिशियंस होते हैं। तो एक मैथमेटिशियन थे तो अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको एक्लूडियन के बारे में काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो अभी जो मैं फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ एक्लूडियन फॉर्मूला है दोस्तों। तो एक्लूडियन ने जीसीडी फॉर्मूला कुछ दिया है कि कैसे जीसीडी फाइंड होता है। तो एक्लूडियन के फॉर्मूले के हिसाब से दो नंबर्स हैं m और n। रूल 1 कहता है अगर n ग्रेटर देन m है तो ये हो जाएगा जीसीडी ऑफ n कॉमा m, जिसे पहला नंबर हमेशा बड़ा रहे। तो हमेशा फर्स्ट नंबर बड़ा होना चाहिए। सेकेंड रूल है कि कहीं n जीरो तो नहीं है, अगर n जीरो तो आंसर m आएगा। बाकी सभी केसेस में फॉर्मूला आएगा जीसीडी ऑफ n कॉमा m परसेंट m। तो इसको मैं रूल 1 कह देता हूं, इसको मैं रूल 2 कह देता हूं और ये रूल 3। तो सिंपली में रूल्स अप्लाई करते जाना है। जिसे एग्जाम्पल में आप लोगों को समझाना चाहूंगा, हमें m दिया गया है जैसे मान लीजिए कि 8 और n दिया गया है 18। तो उसके लिए कैसे सॉल्व करेंगे? हम देखिए 8 की कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं। तो 8 किस किस से डिवाइड हो सकता है? 1 से, 2 से, 3 से, सॉरी 3 से नहीं होता डिवाइड, 4 से डिवाइड होता है और 8 से डिवाइड होता है। ऐसे 18 की क्या क्या फैक्टर्स हैं? 18 डिवाइड होता है 1 से, 2 से, 3 से, 6 से, 9 से और 18 से। हमें कॉमन फैक्टर्स निकालना है। तो कॉमन फैक्टर है 1, कॉमन फैक्टर है 2, लेकिन ग्रेटेस्ट कॉमन क्या है? ग्रेटेस्ट कॉमन है 2। अच्छा, अब हमने फॉर्मूला पढ़ा था 8 इंटू 2, सॉरी 8 इंटू 18 अपॉन 2, क्योंकि एलसीएम निकालने का ये फॉर्मूला हमने सीखा था। तो ये इससे कैंसिल हो गया। अब 8 9 जा 72, तो एलसीएम कितना आएगा? 72 आएगा। अब यही फिगर इक्लूडियन से कैसे सॉल्व होगा? तो हमने इक्लूडियन से कहा जीसीडी ऑफ 8,18। अब पहली वैल्यू हमेशा m कहलाएगी, दूसरी वैल्यू n कहलाएगी। तो ये m है, ये n है। अब n बड़ा है तो रूल 1 अप्लाई होगा, क्योंकि रूल 1 कहता है कि अगर n बड़ा है तो चेंज हो जाएगा सीक्वेंस। तो ये हो जाएगा जीसीडी ऑफ 18,8। अब ये नया m हो गया, ये नया n। रूल 3 अप्लाई होगा, जीसीडी ऑफ पहले n और फिर m परसेंट n। तो 8,18%, जो कि बराबर आएगा जीसीडी ऑफ 8। अब हम जानते हैं कि 8 2 जा 16, तो रिमेनिंग इज 2। अब ये फिर से बन गया नया m, ये बन गया नया n। फिर से रूल 3 अप्लाई होगा, जीसीडी ऑफ पहले n की वैल्यू यानी 2 और फिर 8% 2, जो बराबर आएगा जीसीडी ऑफ 2,0, क्योंकि 2 4 जा 8 बचा 0। अब ये नया m है दोस्तों और ये नया n है।
लेकिन रूल नंबर 2 कह रहा है कि अगर n 0 बन जाए तो उस केस में आंसर m आता है, क्योंकि यहाँ पे रूल 2 अप्लाई हो गया, तो इस कार से हमें आंसर मिलेगा 2। और आप देख सकते हैं हमने जो आंसर निकाला, तो जो इक्लूडियन से आंसर निकल रहा है बोथ आर सेम।